तो दोस्तों आज हो गया 26 नवंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के सभी मुख्य ताजा समाचार लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा से हमारा मुद्दा रहा है। राकेश टिकैत एक साल से अधिक समय से दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी से किसानों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ राकेश टिकैत ने कहा है कि वो बीजेपी को हराओ के नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास भी जाएंगे। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि एमएसपी हमेशा संयुक्त किसान मोर्चा का मुद्दा था। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे में लगभग 40 किसान संगठन शामिल है। दूसरी बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती को लगातार झटके लग रहे हैं। गुरुवार को मायावती को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में बीएसपी विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पार्टी के सभी पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक शाह आलम को मायावती ने इसी साल जून में विधानमंडल दल का नेता बनाया था। शाह आलम ने बीएसपी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने पार्टी के मुखिया मायावती को अपना इस्तीफा सौंपा है। तीसरी बड़ी खबर, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने इस सत्र के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। आपको बता दें कि गुरुवार को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई दिल्ली स्थित आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। बैठक में पार्टी नेता ए.के. एंटनी, आनंद शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, के.सी. वेणुगोपाल, के. सुरेश, रवनीत बिट्टू, जयराम रमेश जैसे दिग्गज पार्टी नेता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि संसद सत्र के पहले दिन यानी 29 नवंबर को ही कांग्रेस किसानों और एमएसपी का मुद्दा उठाएगी। चौथी बड़ी खबर, पंजाब में मुख्यमंत्री बदल गया लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का अपनी सरकार के प्रति रवैया नहीं बदल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से अदावत रखने वाले सिद्धू ने अब चन्नी सरकार को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि यदि उनकी सरकार ने ड्रग्स और गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा कि यदि सरकार ने रेत माफिया और शराब माफिया को नहीं मिटाया और टैक्स नहीं जमा कराया तो उनकी सरकार कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकती। पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर भावनाएं आहत होती है तो लोग कुछ और बेहतर पढ़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स में हिंदुत्व की तुलना ISIS से की है। छठी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के जरिए बेहतर मॉडल बनेगा। ये उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास में कुल 8,914 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सातवीं बड़ी खबर, नोएडा के जेवर में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव रहे। अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ देश के हवाई अड्डे बेच रहे हैं, दूसरी तरफ शिलान्यास कर रहे हैं। इनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा। लखनऊ में भी सरकार का हवाई अड्डा बिक गया है। नोएडा में भी नया एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कि बनते ही इसे भी बेच देंगे। आठवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जौनपुर के एक चुनावी सभा में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी कहती है कि मैं समाजवादी पार्टी का एजेंट हूँ, अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ और कांग्रेस मुझे बीजेपी की बी टीम बताती है। पहले ये सभी लोग तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूँ। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी जी को बिना मेरा नाम लिए नींद नहीं आती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जान लीजिए जब चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको गोरखपुर भेज देगी। मजलिस के पार्टी स्पोक्स पर्सन है, आप क्या बोलते हैं हिंदी में, आप पूरे के पूरे मजलिस के प्रवक्ता हैं। आज से CAA का कानून याद रखो। आप अगर किसी के पास कलम है तो लिख लो, कलम रखो अपनी जेब में मुसलमानों।
कलम रखो, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ एक किताब और कलम को रखते। लोगों ने कहा कि इमाम, आप वक्त के इमाम हैं, आपको कलम और कागज की जरूरत क्यों है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि अगर मैं जिंदगी खत्म होने से पहले तक अगर किसी एक बच्चे से भी अच्छी हिकमत की बात सुनूंगा तो उसको लिख लूंगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि CAA पहले मजहब की बुनियाद पर गलत कानून बनाया गया। CAA को अकेले नहीं देखा जा सकता। पूरे भारत का मुसलमान CAA को लेकर बेचैन क्यों है? क्योंकि उसको NPR NRC से जोड़ दिया गया। उसको NPR NRC से जोड़ दिया गया। और NPR क्या है? आपको मालूम NPR NRC क्या है? कल अगर सेंसस होगा उत्तर प्रदेश में तो सेंसस करने वाले आपके घर को आएंगे। आपका नाम, आपका मजहब, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड, आप कहां पैदा हुए, वालिद वालदा कहां पैदा हुए, उनका कागज पूछेंगे और एक लिस्ट बनाकर तहसीलदार के दफ्तर में पहुंचा देंगे। वो तहसीलदार ये कहेगा कि ये डाउटफुल सिटीजन शहरी है। फिर आपसे कहा जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी से, क्या बताओ तुम इस भारत के शहरी हो या नहीं? अब मुझे भागना पड़ेगा। ये कागज, वो कागज, ठीक है, हमने कुछ लाके दे दिया। फिर उसके बाद तहसील के ऑफिस में लिस्ट लगाई जाएगी। वहां पर ये संघ परिवार के लोग जाएंगे और जहां जहां मुसलमान का नाम रहेगा वो बोलेंगे डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, ये भारत का शहरी नहीं है। फिर हमको अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये NPR NRC है, इसके खिलाफ हमें। अब आप सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ये तो हुआ नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये आसाम में हो चुका है। क्या हुआ आसाम में? सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। वहां पर 19 लाख के नाम नहीं आए, जिसमें से 3.5 लाख मुसलमान के नाम थे। अब जब CAA आ गया, कानून बन गया ना, CAA कानून बन गया, तो वो जो गैर मुस्लिम है, जो 3.5 लाख मुसलमान को छोड़कर जो 15.5 लाख गैर मुस्लिम है, उनको CAA से उनको भारत का शहरी करार दे दिया जाएगा। और ये 3.5 लाख को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाकर अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये होगा, याद रखो। अगर मोदी NPR NRC करेगा तो पूरे भारत में होगा। और जब हम ये चीज को देख चुके आसाम में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर हुआ, तो ये बोल रही देखो अभी तो रूल्स भी नहीं बने, अभी तो रूल्स नहीं बने, ओवैसी लोगों को भड़का रहा है।